अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप हज़रात खैरियत से होंगे, आपकी सुबह बखैर हो। गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एक और सनराइजिंग सेक्टर को। एक ज़माना था जब पैसा बनता था सॉफ्टवेयर वाली कंपनियों में। अभी सॉफ्टवेयर वाली जितनी कंपनियां हैं वो एआई की वजह से और एआई को सही वक्त पर सही जगह पर एडॉप्ट न करने की वजह से आज वो सारी कंपनियां मुंह के बल गिरी हुई हैं और अपने हाई से बड़ी बड़ी कंपनियां जिन पर नाज किया जाता था वो 40-50 मोर देन 50% जो है अपने ऑल टाइम हाई से नीचे पड़ी हुई हैं। अब ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर का ज़माना तो रहेगा, उसमें ऊंच उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आईटी हार्डवेयर की। और वो जो आईटी हार्डवेयर है वो आएगा डेटा सेंटर्स की शक्ल में। इस वक्त हम लोग जितना डेटा यूज़ करते हैं, आप 5 साल पहले या उससे 5 साल पहले चले जाइए। 10 साल पहले 1 GB डेटा 10 साल पहले 1 GB डेटा 250-300 रुपये का मिलता था और 1 GB डेटा पर जो है एक आदमी पूरा महीना गुजारा कर लिया करता था। आम आदमी की बात कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे वक्त बढ़ते बढ़ते जो है जब जियो आया और उसने डेटा को फ्री करना शुरू किया तो लोगों ने जो है इंटरनेट देखना शुरू किया, यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग और यूट्यूब चलाना शुरू किया और तरह तरह की ऐप्स आने लगी और उन ऐप्स पर डेटा और वीडियोस, रील्स ये सब चलना शुरू हुई। तो इससे हमारा इंटरनेट पर जो डेटा का कंजम्पशन है वो बढ़ गया और ये सारा का सारा डेटा जो हमारे कंप्यूटर पे आता है, हमारे लैपटॉप पे आता है, हमारे मोबाइल पर आता है, ये कहीं महफूज है, ये कहीं सेव है। जब हम उसको कमांड देते हैं तो वो वहाँ से डाउनलोड होकर या अपलोड होकर, डाउनलोड होकर, जो भी आप कहिए, वो हमारी स्क्रीन पर आता है और हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। उसको कहते हैं, वो जो जगह है जहाँ वो स्टोर होता है, जहाँ से वो डेटा आपको सर्व किया जाता है, उसको कहते हैं डेटा सेंटर्स। अब तक डेटा सेंटर्स जो थे वो अक्सर व बेशतर हमारा अपना डेटा भी दूसरे मुल्कों में सेव होता था और दूसरे मुल्कों से के सर्वर के थ्रू वो हमें सर्व किया जाता था। अब हुकूमत ने ये पाबंदी लगा दी है या ये कानून बनाने की कोशिश की है कि जितने भी लोग डेटा सेंटर्स चला रहे हैं पहले से, गूगल चला रहा है, अमेज़ॉन चला रहा है, अजूर है और बहुत सारी सैकड़ों कंपनियां हैं, कोई सिंगापुर में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूएसए में है, कोई यूके में है, कोई जर्मनी में है, तो वो वहाँ अपना डेटा सेंटर लेके बैठे हैं। हुकूमत ने इस बात का पाबंद किया है इन कंपनीज को कि अब हमारे डेटा के लिए सर्वर्स आप इंडिया में आकर बनाओ और इंडिया में ही जो है वो सारा का सारा सिस्टम लगाओ। मैक्सिमम डेटा हमारा जो है वो डेटा सेंटर्स यहाँ बनने चाहिए और हमारे सर्वर्स यहाँ होने चाहिए ताकि हमारा डेटा यहीं महफूज रहे। चुनाचे अब एक होड़ लगी है और अब एक दौड़ शुरू हुई है। आपको मैं बताऊं, अगर डेटा को 100% बांटा जाए कि डेटा कहाँ कहाँ जो है वो डेटा सेंटर्स में सेव है, तो अकेले पूरी दुनिया का अकेले मोर देन 55% डेटा जो है वो यूएसए में है। चाइना में 16-18% चाइना में है। हमारे पास कितना है? हमारे पास सिर्फ 3% है। जबकि हमारा यूजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा यूजेस यानी इंडियन कस्टमर्स का, इंडियन क्लाइंट्स का, इंडिया में रहने वाले इंटरनेट यूज़र्स का और यहाँ पर उससे फ़ायदा उठाने वालों का जो बेस है और उसका जो ट्रैफिक है वो 30% से ज़्यादा है। 30%। जाहिर है कि दुनिया की बड़ी आबादियों में से हिंदुस्तान है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। 80 करोड़ लोगों के पास जो है वो स्मार्टफोन है। 80 करोड़ स्मार्टफोन है।
एक्टिव स्मार्टफोन हमारे देश में 80 करोड़ है। 80 करोड़ लोग जो है, या 80 करोड़ हैंडसेट्स जो है वो लोगों के हाथों में है। तो मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको भी एक डेटा की शक्ल में चैट जीपीटी से पूछ करके और आपको पेश करने की कोशिश की है। तो ये मुझे जवाब देते हैं कि इंडिया रफली 20% ग्लोबल डेटा ट्रैफिक को यूज करता है। इंडिया जनरेट्स रफली 20% ऑफ ग्लोबल डेटा ट्रैफिक, yet commands less than 3 to 5% of global data center capacity। हमारे पास कैपेसिटी है 3 से 5% की, और पूरी दुनिया के एतबार से हमारा जो डेटा जनरेट होता है वो मोर देन 20% है। तो गोया इस वक्त जितना डेटा हमारा जनरेट हो रहा है उसी को हमें अगर, उसी के लिए हमें अगर डेटा सेंटर्स बनाने हो, उसी के लिए अगर हमें अपने डेटा सेंटर्स बनाने हैं, तो हमको 3 गुना आज अपने डेटा को अपने मुल्क में रखने के लिए यहीं पर डेटा सेंटर्स बनाकर उनको संभालने के लिए हमें जितना डेटा सेंटर हमारे पास है उससे 4 गुना, 20% करने के लिए 4 गुना हमें करना जरूरी है। तो ये बता रहे हैं कि एट प्रेजेंट 80 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, उनमें से हर आदमी महीने के 35 GB यूज करता है। हर आदमी महीने के 35 GB यूज करता है। अगले 5 साल में ये 35 GB जो है वो बढ़कर 70-80 GB हो जाएंगे एवरेज। यानी आम आदमी जो आज के दिन में 30 से 35 GB का डेटा मंथली यूज करता है, 10 साल पहले हम मंथली 1 GB डेटा यूज करते थे। 10 साल पहले मंथली 1 GB। अब वो 1 GB 10 साल में कितना हो गया? 30 GB हो गया। 30 टाइम्स मोर हो गया 10 सालों में। अगले 5 सालों में इनके एस्टिमेट के हिसाब से हमारा डेटा 30 से 60, 70, 80 तक जा सकता है। यानी 2.5 गुना। अब से 2.5 गुना। 90 अगर बनते हैं तो 3 गुना हो जाता है। 75, 80 होते हैं तो 2.5 गुना डेटा अगले सिर्फ 5 साल में हम यूज करने वाले हैं। लिखते हैं टोटल नेशन वाइड डेटा ट्रैफिक एक्सीड्स 27 exabytes per month। 5G infrastructure alone accounts for roughly 12.9 EB of this volume। एक्साबाइट जो है वो डेटा बाइट्स के भी बाद आता है जो है, और वो उसकी गिनती का एक तरीका है। उसको आसानी के साथ इन्होंने लिखा है कि प्रोजेक्टेड ये है कि 2031 तक स्मार्टफोन से जो डेटा यूज होता है वो कम से कम 70 GB पर यूजर इस्तेमाल होने वाला है। अब अगर हमें अगले 5 साल के लिए डेटा सेंटर्स बनाने हैं तो डेटा सेंटर्स जो है वो एक जमीन पर लगने वाला, एक कारखाने की शक्ल में, एक ऑफिस की शक्ल में लगने वाली जगह है। तो कितनी जगह हमें चाहिएगी? तो सबसे पहले वो कंपनीज कि जो जगह फराहम करेंगी, फिनिक्स जैसी कंपनियां जो अपना मॉल बनाती हैं, अपनी जगह बनाती हैं, अपनी जगह खरीदती हैं, तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी जो जगह देने वाली होंगी। रिलायंस जैसी कंपनी आएगी, अदानी जैसी कंपनीज आएंगी, L&T की तरह की कंपनीज आएंगी जो अपनी जगह खरीदेंगी या किसी के पास जगह होगी तो उनसे उस जगह पर जो है वो डेटा सेंटर के लिए ऑफिस या उसके लिए जगह बनाई जाएगी। तो ये बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स जो हैं ये इस बिजनेस में आएंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले डेटा सेंटर्स में क्या लगती है? रैक्स लगती है। जैसे एक लाइब्रेरी में अलमारी बनती है, उस अलमारी में जो है बुक्स रखी जाती हैं, तो उसमें हैवी रैक्स जिसमें स्टील यूज होगा वो रैक्स रखी जाएंगी। उन रैक्स में जो है वो चिप बहुत ही महंगे और बहुत ही कीमती और बहुत ही आला दर्जे की कैपेसिटी की
चिप्स लगाई जाएंगी, वो चिप्स तो इंडिया के बाहर से आएंगी। इंडिया में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो हमें चिप्स बनाकर दे सके जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सके, जिसको हम रैम कहते हैं या रोम कहते हैं, है ना। वो जगह, वो चिप जिसमें डेटा सेफ होगा। अब जहाँ डेटा सेफ किया जाएगा वहाँ बिजली चाहिए, बहुत हाई पावर की बिजली चाहिए। और वो बिजली कैसी होगी, जो कभी भी कट ऑफ ना हो, और ऐसा वो इतना पावर कंजम्पशन होगा उसमें कि एक छोटे से शहर में जितनी बिजली सारे शहर वाले मिलकर इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ा सा डेटा सेंटर का पॉइंट जो है, डेटा सेंटर जो है, वो अकेला उतनी सारी बिजली कंज्यूम करेगा। तो बिजली चाहिए। फिर उस बिजली की वजह से वो डेटा सेंटर गर्म होगा, उसमें हीट जनरेट होगी। तो उस हीट को कम करने के लिए और वहाँ चिलिंग प्लांट लगाने के लिए, ताकि वो महफूज रहे। आप जिस जगह पर बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, तो आप जानते हैं इस चीज़ को कि उस पूरे एरिया को जो है वो कूल रखना ज़रूरी होता है। इसलिए कि लैपटॉप या कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है कि जब आप उसको ज़्यादा यूज़ करते हो तो गर्म हो जाती है। तो उसको ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए। तो वो कूलिंग सिस्टम जनरेट करने के लिए, वो कूलिंग सिस्टम लगाने के लिए वो सारी कंपनियां काम आएंगी कि जो कूलिंग सिस्टम में है। थोड़ा सा आपको पढ़कर सुनाता हूं, समझ आएगा। 5-year target capacity to satisfy sovereign storage requirement and artificial intelligence compute demands. Industry metrics project that India's terminal capacity will scale to 7 gigawatt to 12 gigawatt. अभी हमारे पास कितना गीगावाट है, 1.5, और हमें चाहिए 7 से 12। अगर 7 हुआ तो 4 गुना, और 12 हुआ तो तकरीबन 7 गुना। 4 गुना से लेकर 7 गुना तक जो है हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में। इम्प्लाइड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इस पर लगेगा, ज़मीनों पर, है ना, रैक्स पर, फिर चिप्स पर, फिर बिजली पर, फिर कूलिंग सिस्टम पर, और फिर उसको मैनेज करने पर। उसमें बिजली लगेगी तकरीबन 30%, जो पूरा खर्चा होगा उसका 30% बिजली जाएगी। बहुत बड़ा एक मरतबा सेटअप करने के बाद जो काम है, जो उसको ऑपरेशनल रखने हैं, वो ऑपरेशनल रखने के जो काम है उनमें बड़ा खर्च है। जैसे आप देखते हैं ना, एविएशन इंडस्ट्री में आपने सब कुछ कर लिया, हवाई अड्डा बना लिया, है ना, सिस्टम बना लिया, और एक कंपनी ने हवाई जहाज खरीद लिए, या उसने जो है उसको लीज पर ले करके अपने यहाँ ले आए, उसने जो है रूट्स बना दिए, टिकटें बेच दी। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका ऑपरेशनल जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा खर्च एयरलाइन इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसका फ्यूल है, जो उसकी पूरी कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। उस बड़े हिस्से की वजह से जैसे ही फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाती है, कंपनीज घाटे में चली जाती हैं। फ्यूल कॉस्ट घटती है तो थोड़ी उन्हें राहत और सुकून महसूस होता है। ऐसे ही डेटा सेंटर्स में कूलिंग सिस्टम और बिजली जो उसको ऑपरेशनल रखने के लिए काम आएगी, और फिर उसको चलाने के लिए जो स्टाफ यूज़ होगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये उसकी कॉस्ट का, ऑपरेशनल कॉस्ट का मेजर हिस्सा है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो ये कह रहे हैं कि $20 बिलियन से लेकर $30 बिलियन, 20 बिलियन USD से लेकर 30 बिलियन USD जो है वो इसमें खर्च होंगे। अब आ जाते हैं उस जगह पर, हमने 2 अहम सवाल किए हैं कि भाई ये सब करने के लिए कौन कौन सी कंपनीज हैं कि जो इसका फ़ायदा उठाएंगी, और उन कंपनीज को कितना जो है सालाना इनकम जनरेट होगी, सालाना मुनाफा जनरेट होगा। आज AI ने कुछ ज़्यादा कंपनियों के नाम मुझे नहीं दिए हैं, जो कंपनियां मेरे जहन में हैं जो इसमें काम में आने वाली हैं,
उनमें से ज़्यादातर के नाम इसने नहीं दिए हैं। अब ये कह रहा है डेटा सेंटर आर्किटेक्चर शिफ्ट, मैट्रिक प्रोफाइल, लेगेसी, क्लाउड स्पेसेस, नेक्स्ट जेन एआई स्पेसेस। अब उसमें सबसे पहले एआई प्रोसेसिंग क्लस्टर सच एज एनवीडिया, ब्लैकवेल, होपर नोड्स draw extreme power densities. Infrastructure layouts require massive 40 kVA digital grid entries, high capacity gas insulated switch gears, and complex step down infrastructures transformers to ensure seamless ripple free energy quality. अब इसकी ज़रूरतें क्या है? सबसे पहले इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल टोपोलॉजीज, इसमें ये समझा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी वाली बिजली, हाई कैपेसिटी वाला गैस जो है वो चाहिए, जो कि सिमलेस हो, बिल्कुल बगैर डिस्टरबेंस के उन्हें हमेशा मिले। दूसरा मैं बता चुका हूं पहले, एडवांस प्रिसिशन कूलिंग सिस्टम, ताकि वो उस जगह को, उस माहौल को ठंडा रख सके। तीसरा है ग्रीन एनर्जी एसेट्स, हो सकता है कि उसके बाहर ही आप ग्रीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी का पावर सिस्टम लगा दो, जहां बिजली जनरेट होती रहे और बिजली जो है वहाँ इस्तेमाल होती रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें लगने वाली हैं। अब जो वैल्यू चेन है, उस वैल्यू चेन में कौन कौन सी कंपनियां हैं कि जो इससे फ़ायदा उठाएंगी और जिनको इसका काम मिलेगा, जिनको यहाँ से कमाई हासिल होगी। चुनाचे सबसे पहले पावर इक्विपमेंट और ग्रिड मैनेजमेंट, लॉन्ग मोट हाई प्राइसिंग पावर, उसमें एबीबी का नाम है। दूसरा शेंडियर इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये जर्मनी या फ्रांस की कंपनी है। उसके बाद कमिंस है, वोल्टाज और ब्लू स्टार है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट के लिए लार्सन एंड टुब्रो है। और उसके बाद जो कॉन्ग्लोमरेट्स इसमें आएंगे उसमें अदानी एंटरप्राइज है, अदानी ग्रीन है, अदानी पावर है, अदानी इंफ्रा है, यानी अदानी एंटरप्राइज की ये सिस्टर कंपनीज जो है वो इसमें काम करेंगी और इसको जो है वो एग्जीक्यूट करेंगी। इसके अलावा मैंने जैसा बताया आपको कि खुद एल&टी है और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां हैं वो भी आ जाएंगी, टाटा जैसी बड़ी कंपनियां हैं वो आ जाएंगी। इनके अपने पुरानी कंपनियों में जो जो इससे रिलेटेड कंपनियां हैं वो इसमें काम करने लग जाएंगी। ईपीसी का जो काम करने वाली कंपनियां हैं। अब आप इसको अगर आसानी से समझना चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियां, एक नेटवेब है और एक E2E है। ये आपके डेटा सेंटर्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देने का काम करती है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। ये किसी भी कंपनी को जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देती है, उससे अपना पैसा ले लेती है। E2E जो है ये डेटा सेंटर बनाती है खुद और बनाकर लोगों को या छोटी कंपनियों को किराए पर इस्तेमाल करने के लिए देती है। आप उनसे लीज एग्रीमेंट कर लो और वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका होगा, जगह उनकी होगी, डेटा सेंटर्स उनके होंगे और वो उसको आपको लीज पर इस्तेमाल करने के लिए देंगे और उसके बदले में वो आपसे किराया चार्ज करेंगे। तो डेटा सेंटर्स बनाने में ये दो कंपनियां हैं। इससे पहले सेटअप करने का जो काम है उसमें ये जो मशीनरी जहाँ जहाँ से आएगी, यानी नेटवेब और E2E जिनसे मशीनरी खरीदेगी और जिनसे काम करवाएगी, वो मसलन ABB हो सकती है, सीमेंस हो सकती है और हिटाची एनर्जी हो सकती है, GE वर्नोवा हो सकती है, इसी तरह शेंडलियर इलेक्ट्रिकल हो सकती है। ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, एटलांटा है, मार्क है, टेरिल है, इस तरह की जो कंपनियां हैं, इसी तरीके पर शिलचर करके है।
तो ये जो कंपनियां हैं ये ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाली, इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं। तो ये इन कंपनियों को इसमें काम मिल सकता है। और कूलिंग सिस्टम के लिए वोल्टास का नाम है। इसी तरीके पर और भी जितनी कंपनियां हैं जो कूलिंग सिस्टम में काम करती हैं, इसने एग्जाम्पल के तौर पर वोल्टास और ब्लू स्टार का नाम दिया है। ऐसे ही आजकल एक और तरह का कूलिंग सिस्टम काम में आने लगा है जिसको कहते हैं वाटर कूलिंग, यानी हवा के जरिए से वो ठंडा नहीं करता, वो मशीन के साथ साथ जो है एक पाइपलाइन लग जाती है और उस पाइपलाइन में एक कूलिंग मटेरियल जो है वो घूमता रहता है और वो मशीन के साथ लगा रहता है और वो उसको ठंडा करती है। उसमें एक कंपनी है एरोफ्लेक्स और एक है KRN हीट एक्सचेंजर। ये दोनों कंपनियां भी जो है इसमें काम करती हैं। वोल्टास का नाम आ गया, ब्लू स्टार आ गया, और भी इंडिया में काम करने वाली कंपनियां और बाहर की कंपनियां जो है वो कूलिंग सिस्टम फराहम करने का काम कर सकती है। तो ये पूरी लिस्ट हुई जिस लिस्ट में ये सारी की सारी कंपनियां जो है वो आपको काम करेंगी। अब आखिर में यह है कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट कैगर 2026 से लेकर 2031 तक अंदाजन जो है एक ग्रोथ को अगर सोचा जाए तो क्या हो सकता है, तो इन्होंने लिखा है कि 20 से 22%, ऑपरेशनल कैपेसिटी में जो है वो 24 से 26%, या नीचे जाएंगे तो 28 से 25% का ग्रोथ जो है इन कंपनियों में या इस पूरे सिस्टम में से निकाला जा सकता है, पूरे सिस्टम में से। अब आप कौन सी कंपनी खरीद रहे हो, क्या वो कंपनी जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएगी? क्या करना चाहिए अगर आप इसको मैनेज नहीं कर सकते कि मैं कौन सी कंपनी चूज करूं और मैं किस तरह से जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है डिजाइन करूं? तो एक चीज हमने सुनी है जिम्मेदारों से कि आप क्या कर सकते हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां मतलब जिनके पास बड़े ऑर्डर्स हैं, जिनकी बड़ी कैपेसिटी है, जो ऑर्डर्स को अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए एक एक सेक्टर में या एक एक थीम में EPC में 5 कंपनियां हैं, इक्विपमेंट में 5 कंपनियां हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 5 कंपनियां हैं, है ना, कूलिंग सिस्टम में 5 कंपनियां हैं और सिस्टम बनाकर देने वाली 5 कंपनियां हैं, 25 कंपनियां हो गई। और आपको इसी एक थीम से पैसा बनाना है। फॉर एग्जाम्पल इसी एक थीम से आपको पैसा बनाना है, या इस एक थीम में आपको अपने पूरे इन्वेस्टमेंट का 25% डाल देना है। आप खाली लिखेंगे कि EPC कंपनीज, गूगल पर जाकर तो 5-10 कंपनियां जो EPC में काम करती है, 5-10 कंपनियां जो ट्रांसफॉर्मर बनाती हैं, इक्विपमेंट बनाती हैं, वो सारे के सारे नाम आपको मिल जाएंगे। उन सारे नामों को देखकर आपको हलाल हराम देखना है। मैं आपको एक थीम समझा रहा हूं, वो सारी चीजें देख करके आप हलाल देखकर अव्वल जो बड़ी 2 कंपनियां हैं 5 किस्म की कंपनियां काम करेंगी, तो हर 5 किस्म की कंपनियों में से अव्वल 2 कंपनियों को आप चूज कर लो और उसमें अपना पैसा आधा आधा इन 2 कंपनियों में आपको इस डालना है। उन 2 में आधा आधा डाल दिया, उसके बाद वाली में 2 में आधा आधा डाल दिया, उसके बाद वाली 2 में आधा आधा डाल दिया, और देखते रहे एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर 3 महीने पर आपको कॉन कॉल सुनना है, कॉन कॉल पढ़ना है और पिछले कॉन कॉल से उसको मैच करना है कि पिछले कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कहा था, अब क्या हुआ, कितना एग्जीक्यूशन हुआ, जो बातें थी वो अमल बनी या नहीं बनी, जो बात कही गई थी वो अमल की शक्ल में बदली या नहीं बदली, अमल की शक्ल में बदली तो कितनी बदली, नहीं बदली तो नहीं बदलने का कोई रीज़न है, कोई वाकई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने तो बहुत कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए, हो नहीं पाया, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, कानून बदल जाने की वजह से, हुकूमत गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाने की वजह से उन्होंने अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी, या यह है कि सब कुछ ठीक था लेकिन उसके बावजूद
मैनेजमेंट ने जो कहा वो नहीं किया। मैनेजमेंट जो है वो वॉक एंड टॉक जिसको कहते हैं ना हम, कि जो बोलो सो करो, उसमें वो तनदही के साथ, मेहनत के साथ और जो है तपिश के साथ काम नहीं कर रहा है, तो फिर हमें वक्तन फ़वक्तन उन कंपनियों को जो है रीबैलेंस करने के बारे में सोचना होगा। इस तरह से आप इस थीम को जो है प्ले कर सकते हैं, इस थीम से फ़ायदा उठा सकते हैं और इस थीम में जा कर के जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। हर क्वार्टर में जब रिजल्ट आता है तो ईपीएस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। पहले पिछले 3 महीनों में आपकी कंपनी 10 रुपये 50 पैसे का ईपीएस दे रही थी, अगले 3 महीनों में उन्होंने 11 रुपये 10 पैसे का हो गया, उसके बाद वो 12 रुपये 25 पैसे हो गया। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर, आपके शेयर पर पहले 10 रुपये कमा रही थी कंपनी, फिर 12 कमाने लगी, फिर 15 कमाने लगी, फिर 17 कमाने लगी। इस तरह से आपके शेयर पर जो है आपका जो हिस्सा है उस एक हिस्से पर जो कुछ कंपनी पहले कमा रही थी वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा होगा तो आपकी कंपनी लीडर है, और जो लीडर होता है वो कामयाब होता है, वो अपनी मंजिल पर अपने वक्त पे या अपने वक्त से भी पहले पहुंच जाता है, अपने काम को तयशुदा वक्त में पूरा कर देता है। इसलिए उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, और जब परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो स्टॉक मार्केट जो है उसको इनाम देता है, स्टॉक मार्केट उसको खुशी के साथ कबूल करता है, उसके महंगे दामों को भी कबूल कर लेता है। और स्टॉक महंगा हो जाने के बावजूद भी बायर जो है लाइन में लगे रहते हैं और दाम ऊपर से ऊपर जाता रहता है। और जब कोई कंपनी एग्जीक्यूट नहीं करती है तो स्टॉक मार्केट जो है उसको पनिश करता है, और स्टॉक मार्केट उसके दामों को उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा गिरा देता है, जहां स्टॉक मार्केट को डांटना होता है ना, वहां वो थप्पड़ मारता है, और जहां थप्पड़ मारने होते हैं वहां वो टांग तोड़ देता है, और जहां टांग तोड़नी होती है वो वहां पर दोनों टांगे और दोनों हाथ तोड़ के जो है कंपनी को पटक देता है। स्टॉक मार्केट जो है वो पनिश भी बहुत ज़्यादा करता है और रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए जो कंपनियां अच्छा एग्जीक्यूशन करेंगी, स्टॉक मार्केट उसको अच्छा रिवॉर्ड करेगा, और जब कंपनी एग्जीक्यूशन नहीं करेगी, अगर उसके वैलिड रीज़न होंगे एग्जीक्यूशन नहीं करने के तो पनिशमेंट कम होगा, और अगर विदाउट एनी रीज़न जो है एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो स्टॉक मार्केट जो है उसको हेवीली पनिश करता है, और भाव जो है वो एक दिन में 10%, 20%, 25% है ना, एक हफ्ते में स्टॉक जो है वो आधे हो जाते हैं, 50% तक जो है स्टॉक टूट जाता है। इसलिए इस तरह से आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छी एक नहीं 2 कंपनियों को उठा सकते हैं हर सेक्टर में, और उठा करके जो है आप उस तरह से उसमें बने रह सकते हैं, कॉल देख सकते हैं। ये जितना कुछ मैंने आपको समझाया है ये थीम समझाने की कोशिश की है। कोई भी कंपनी जिसका मैंने नाम लिया है ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री नहीं है, मैं कोई सेबी एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं आपके भले के लिए अपना होमवर्क करता हूँ, और वो जो कुछ मैं अपने लिए करता हूँ वही चीज़ें मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप भी उससे सीखें, फ़ायदा उठाएं। ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि आप जो है स्टॉक्स को खुद जांचेंगे, किसी जानने वाले से जो है जांचने की कोशिश करेंगे, हलाल हराम को अपने तौर पर देखेंगे, है ना। मेरे कहने के बाद जो है किसी भी स्टॉक को फ़ौरन जाकर ले लेना, ये आपके लिए दानिशमंदी और अक्लमंदी नहीं है। अगर मैं कहूँ भी कि आप फलां स्टॉक ख़रीद लो, तो भी आपको जब तक आपकी समझ न बढ़ जाए तब तक आपको नहीं ख़रीदना है, इसलिए कि मेरे कहने के बाद जब मैं उसको ख़रीद चुका हूँ, जब मैं बेचूंगा तब वो आपको पता नहीं चलेगा कब कंपनी जो है वो ख़राब हो गई, मैंने बेच दिया और आप ये सोच रहे हो। इसलिए कभी भी किसी की टिप को न लें जब तक कि उस स्टॉक को ख़रीदना और उसके ख़रीदने की कोई वजह आपके दिमाग में आपको समझ में ना आ जाए,
तब तक आप किसी का कहा हुआ कोई स्टॉक कभी ना खरीदें, न मेरा कहा हुआ न किसी यूट्यूबर का, कि जो कहीं भी आकर आपको कोई स्टॉक जो है रिकमेंड करता है कि साहब ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है ना, इसके टेक्निकल्स ये हैं, इसके वो हैं। आप कुछ भी नहीं देखेंगे जब तक कि आपको खुद को अपनी समझ के एतबार से कोई रीज़न न मिल जाए कि हाँ मुझे इसमें पैसा डालना है। और जब आप उसमें पैसा डालने के लिए रीज़न ढूंढ रहे हैं, तब ये भी समझें कि ये पैसा मैं टेक्निकल बेसिस की वजह से डाल रहा हूँ या कंपनी के एग्जीक्यूशन और कंपनी के बिज़नेस को देखकर डाल रहा हूँ। कंपनी के बिज़नेस को देखकर डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, सिवाय इसके बजाय इसके कि सिर्फ आप किसी कंपनी के टेक्निकल्स को देखो। हाँ, अगर आप कंपनी के बिज़नेस को, एग्जीक्यूशन को, उसके फंडामेंटल्स को, है ना, और उसकी अच्छी रफ्तार को देख कर साथ साथ अगर आप जो है टेक्निकल्स भी देखते हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। ये आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उम्मीद है मेरी बातें आपके लिए नफ़े बख्श होंगी, फ़ायदेमंद होंगी और आप उससे कुछ फ़ायदा उठाओगे। अगर आप इससे कुछ फ़ायदा उठाते हो तो ज़रूर कमेंट करो कि हमने इससे ये सीखा, ये फ़ायदा उठाया, हमारा ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और यही सारी चीज़ें आप अपने दोस्तों को, मिलने जुलने वालों को, जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं उनको पहुँचाएँ। आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देखते रहें। हमारे जो फंडामेंटल्स के वीडियो हैं वो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप बिगिनर हैं तो उसको देखें। टेक्निकल्स की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देखें। और उसके बाद ये मल्टी बैगर्स की और सनराइजिंग सेक्टर का जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पुरानी वीडियोस वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। मुझसे आपको कांटेक्ट करना है तो मेरा मेल आईडी और इंस्टा की आईडी जो है वो आपको दी गई है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।